नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। 1947 का विभाजन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घटनाक्रम था, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसने न केवल लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया बल्कि उपमहाद्वीप की सीमाओं को भी निर्धारित किया। लेकिन एक सवाल जो आज भी इतिहासकारों और राष्ट्रवादियों को झकझोरता है, और वो सवाल है कि अगर नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री न होते तो क्या बलूचिस्तान आज भारत का हिस्सा होता? यह सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों और उस समय की सरकार की नीतियों पर एक गंभीर सवाल खड़े करता है, जो आज के हमारे राष्ट्र सर्वोपरि कार्यक्रम का मुख्य विषय है। तो चलिए इसे समझते हैं कि आखिर नेहरू या तत्कालीन कांग्रेस ने क्या भूल की। देखा जाए तो आज़ादी के समय कांग्रेस का मुख्य एजेंडा शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना का था। लेकिन इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण फैसले ऐसे लिए गए जिनके कारण भारत को जमीन का जो हिस्सा मिल सकता था उससे वो वंचित हो गया, और कहीं न कहीं आज जमीन का वही हिस्सा भारत के लिए यानी कि देश के लिए सिरदर्दी भी बना हुआ है। बलूचिस्तान का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ के शासक खां ऑफ कलात ने विभाजन के समय स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई थी और उन्होंने भारत के साथ जुड़ने का संकेत भी दिया था। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व, खासकर नेहरू और उनके सहयोगियों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। हुआ क्या कि पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और भारत मुंह ताकता रह गया। कश्मीर मुद्दे पर भी नेहरू ने वही गलती दोहराई। जब भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ रही थी तब अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और मामला संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि आज तक कश्मीर मुद्दा सुलझा नहीं और भारत को दशकों तक आतंकवाद और अलगाववाद का सामना करना पड़ा, जिससे आज भी वो दो चार हो ही रहा है। कांग्रेसियों को हमारी बात चुभ रही होगी, लेकिन अगर वे मोदी सरकार के फैसले को देखें तो इसका जवाब उन फैसलों में ही मिल जाएगा। मोदी सरकार ने दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो भारत के अंदरूनी मसलों को देश खुद हल कर सकता है, और वो भी बिना किसी बाहरी दबाव में आए। आर्टिकल 370 का हटना इसी का प्रमाण है। दशकों से कांग्रेस और अन्य सरकारें यह कहते आई थीं कि यह असंभव है, इससे अशांति फैल जाएगी देश में। लेकिन जब ठोस नीति और मजबूत इरादों के साथ फैसला लिया जाए तो किसी ने छू तक नहीं किया, ये सब ने देखा। और आज कश्मीर धीरे धीरे मुख्य धारा में लौट भी रहा है, वहाँ अमन चैन कायम है, वहाँ डेवलपमेंट तेजी से हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर नेहरू जी में ऐसी ही इच्छा शक्ति और रणनीतिक सूझबूझ होती तो क्या आज बलूचिस्तान भारत का हिस्सा नहीं होता? जरूर होता, लेकिन सैन्य कार्रवाई को अंतिम उपाय के रूप में देखी जाने वाली नेहरू की आदर्शवादी विदेश नीति कश्मीर, तिब्बत और बलूचिस्तान के मामलों में भारत के लिए नुकसानदायक साबित हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि बलूचिस्तान का मामला नेहरू की इसी आदर्शवादी नीति की भेंट चढ़ गया। वे सैन्य हस्तक्षेप से बचते रहे और इस मुद्दे पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान ने नेहरू की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और 1948 में बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर दिया। अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल होते तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बलूचिस्तान को उसी तरह भारत में मिला लिया होता जैसे उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ को मिलाया। भारत की सीमाएं पश्चिम में और मजबूत होती और हमें ग्वादर जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मिलते, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति भी मजबूत हो जाती। पाकिस्तान कमज़ोर हो जाता और उसे सीमित भूभाग में सिमट कर रहना पड़ जाता। बलूचिस्तान आज भी अलगाववादी आंदोलन का केंद्र है। अगर यह भारत का हिस्सा होता तो वहाँ की जनता को भी बेहतर शासन और आर्थिक विकास मिलता, जैसे कि आज कश्मीर को भी मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि गांधी नेहरू में जनता का विश्वास नहीं था। जनता का गांधी नेहरू में काफ़ी विश्वास था और जनता ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पूरा समर्थन भी दिया। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक फैसलों की बात आई
तो यह विश्वास या फेथ भारत के लिए एक छलावा हुआ, एक नुकसानदेह साबित हुआ। नेहरू की नीतियों के कारण सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि तिब्बत और कश्मीर का मामला भी उलझ गया, जिसका खमियाजा आज भी देश भुगत रहा है। जनता ने उनके हर फैसले पर आंख मूंद कर भरोसा किया, लेकिन यह भरोसा भारत की भौगोलिक मजबूती के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। कुछ लोगों को हमारी बातें आज भले ही कपोल कल्पना लग रही होंगी, लेकिन पटेल की सोच वही थी जिसे आज मोदी सरकार भी सपोर्ट करती है। मोदी सरकार ने जो विदेश नीति अपनाई है वह कांग्रेस की नीतियों से बिल्कुल अलग है, जिसे पूरी दुनिया सलाम भी कर रही है। याद कीजिए आर्टिकल 370 को, ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है। कांग्रेस की विदेश नीति में दूरदर्शिता की कमी हमेशा से ही रही है। आज भी कांग्रेस की नीतियों को देखें तो यह साफ दिखता है कि पार्टी न तो इतिहास से कुछ सीखना चाहती है और न ही अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलने को तैयार है। कश्मीर मुद्दे को ही देख लीजिए कि किस हद तक कांग्रेस ने उलझा कर रखा है इसे। जब धारा 370 हटाने की बात आई तो कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। यह वही कांग्रेस थी जिसने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बना दिया। नेहरू की इस गलती का परिणाम यह हुआ कि भारत को दशकों तक आतंकवाद और अलगाववाद से जूझना पड़ा। आज जब मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा, तब भी कांग्रेस अपनी विफल नीतियों का बचाव कर रही थी। थोड़ा आगे चलते हैं और कांग्रेस की चीन नीति और तिब्बत के मसले को लेकर भी बात कर लेते हैं। किसी से छिपा नहीं है कि नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई नीति का नतीजा 1962 में चीन के विश्वासघात के रूप में सामने आया। तिब्बत को चीन के अधीन जाने देना भी कांग्रेस की विदेश नीति की बड़ी भूल थी। तिब्बत को यदि भारत ने मजबूत सहयोग दिया होता तो यह एक कुशन जोन की तरह काम करता और चीन को भारत की सीमाओं पर इतनी आसानी से आक्रामकता नहीं दिखाने देता। वहीं मोदी सरकार की चीन नीति में सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर सख्ती देखी गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। देश ने महसूस किया और देश महसूस कर रहा है। गलवान झड़प के बाद भारत ने सीमा सुरक्षा मजबूत की और दिसंबर 2024 में दोनों देशों ने अंतिम 2 आमने सामने के बिंदुओं से सेना हटाने पर सहमति बनाई। आर्थिक मोर्चे पर चीन पर निर्भरता कम करने के लिए कपड़ा उद्योग सहित कई क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया। 2018 में वुहान शिखर सम्मेलन और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता के साथ सहयोग की संभावना जताने के संकेत मिलता है कि भारत संतुलित कूटनीति अपना रहा है। कांग्रेस के खेमे में बैठने वाले मेरे स्तर पर कहेंगे कि मैं गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ। तो चलिए युवराज राहुल गांधी की विदेश नीति पर भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान दिए गए उनके बयान अक्सर विवादों में रहे हैं, जो भारत की वैश्विक छवि को खतरे में डालते हैं, सवाल उठाते हैं। 2023 में लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है और अमेरिका व यूरोप को इससे बचाने में भूमिका निभानी चाहिए। इससे पहले 2018 में जर्मनी के हैम्बर्ग में उन्होंने ISIS के उदय को बेरोजगारी से जोड़ा, जिससे भारत की आतंकवाद विरोधी नीति पर भी सवाल खड़े हुए। 2023 में अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में संस्थाएं नियंत्रित की जा रही हैं, जिससे विदेशी निवेशकों में गलत मैसेज गया। भाजपा या लोगों का आरोप होता है कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, पता नहीं उन्हें क्या चुल मच जाती है कि वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे लगता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की नीतियों और लोकतंत्र को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी अवाम कांग्रेस की नीतियों, नेताओं को सीमा पार से समर्थन देती है। यह भी एक कांग्रेस के लिए एक नया चेहरा है कहा जाए तो। भाजपा सोनिया गांधी पर आरोप लगाती है कि सोनिया जिस संस्था से जुड़ी हैं उसे जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से वित्तीय मदद मिलती है। हम उसी जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं जिसने मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए या हराने के लिए लोकसभा चुनाव में $1 बिलियन का निवेश करने की बात कही थी। यही आरोप कांग्रेस पर लगता है कि ये पार्टी आज भी भारत को वैश्विक मंच पर कमजोर दिखाने वाली नीतियों का समर्थन करती है, जिससे भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होती है। सोचिए क्या क्या आरोप लगते हैं पार्टी पे, और वो भी एक देश को लेकर, तो सवाल तो खड़े होंगे ही।
कांग्रेस नेतृत्व पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वो एक खास समुदाय का हिमायती रहा है, और दूसरी तरफ इसी पॉइंट पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरती है, आरोप लगाती है सांप्रदायिक होने को लेकर। लेकिन इसके बावजूद इस्लामिक देशों के साथ मोदी सरकार के संबंध काफ़ी मधुर रहे हैं, और इस्लामिक देशों के साथ रिश्ते एक नई ऊंचाई पर मोदी सरकार में पहुंचे हैं। कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, जिससे काफ़ी कुछ क्लियर भी हो जाएगा। 2019 में यूएई के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित करते हैं। वहीं सऊदी अरब ने 2016 में सऊदी किंग अब्दुल अजीज़ सास पुरस्कार दिया। ओईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने 2019 में पहली बार भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित करते हैं, जो ऐतिहासिक उपलब्धि थी मोदी सरकार के लिए। 2014 के बाद से खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि देखी गई, जिसमें 2022-23 में भारत और यूएई के बीच $88 बिलियन का व्यापार हुआ। इससे क्लियर है कि भारत ने इस्लामिक देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं। कोई चाहे अपने हितों को देखते हुए कितना भी तर्क गढ़ ले और नेहरू या कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों को ढकने का प्रयास करे, लेकिन यह सत्य है कि बलूचिस्तान का भारत में शामिल न होना सिर्फ ऐतिहासिक भूल नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस की गलत विदेश नीति का परिणाम भी था। और बात सिर्फ कल की नहीं है, आज भी कांग्रेस बदली नहीं है। उसकी नीतियां और हमारे तर्कों से आपको भी लग रहा होगा कि यह वही कांग्रेस है जो आज भी इतिहास से सीखने को तैयार नहीं है, आज भी अपनी जीत पर अड़ी हुई है। चाहे कश्मीर का मसला हो, चीन नीति हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसा कि हमने पहले जिक्र भी किया, कांग्रेस आज भी उन्हीं कमजोर नीतियों को आगे बढ़ा रही है जिसने भारत को पहले भी नुकसान पहुंचाया था और आगे भी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। आज ज़रूरत है कि भारत की जनता इतिहास से सीखे और उन गलतियों को दोहराने वाली नीतियों को खारिज करे। कांग्रेस की गलत विदेश नीति ने भारत को कमज़ोर किया था, ये आरोप लगातार लगते रहे हैं, और अगर आज भी जनता जागरूक न हुई तो भविष्य में इसके और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता। बहरहाल, आप कांग्रेस की विदेश नीति को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी क्या सोचते हैं विदेश नीति को लेकर? एक देश के तौर पे, एक बड़े नेता के तौर पे, अपनी पार्टी के नेता के तौर पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।